हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स वैद्या में। आइए आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, SSC का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से पक्का एक सवाल आता है। यदि एक सवाल आ गया तो 3 या 5 सवाल आपका कहीं नहीं जाने वाला है। यह भी UP SSC जो पेट का फॉर्म आया था उसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी टॉपिक से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि सारे एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन UP SSC पेट में इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। DI कितने प्रकार का होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। DI कम से कम 10 प्रकार का होता है और सारे टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए, किसी को नहीं पता है। जब तक हम लोग कंप्लीट इसके बारे में जान नहीं लेंगे, पढ़ नहीं लेंगे, तब तक इस DI को बंद नहीं करेंगे। DI का आपके पास 3-4 क्लास आने वाली है, 3-4 वीडियो आने वाली है। इस वीडियो को आप लोग देखिए और सारा DI क्लियर हो जाएगा। कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं DI से, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। लगभग 10 टाइप तो है ही। तो आइए DI का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पाई चार्ट में हम लोग पहले टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाई चार्ट। उसके बाद बार ग्राफ, उसके बाद लाइन ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम, उसके बाद आपका ओगिव आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। लगभग मतलब 10 टाइप की जो DI होते हैं सबको डिस्कस करेंगे एक अच्छे तरीके से जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो दिए गए पाई चार्ट में पहला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का विभिन्न विभागों में प्रतिशत दिया गया है। SSC CPO 2014 में एक सवाल आ चुका है। कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखा है 800। उसके बाद एक पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट का मतलब एक वृत्त बनाया है जिसमें विभिन्न विभागों का परसेंटेज दे रखा है। उसके बाद एक टेबल भी दे रखा है। टेबल में क्या दिया है कि विभाग में जितने पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की संख्या दे रखा है इसमें। क्लियर है। अब इसमें से आपके 5 सवाल बनेंगे। जो 5 सवाल बनेंगे इसमें से पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि HR विभाग में कार्यरत महिलाओं तथा HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुपात बताओ। तो आपको निकालना है कि HR विभाग में महिलाएं कितनी थी। पुरुष तो दे रखा है भाई, महिलाएं कितने थी इसको आपको निकालना है। फिर HR विभाग में कुल कर्मचारी कितने थे, इन्हीं का रेशियो पूछा है। तो HR विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या अगर मुझे मालूम होती तो उसमें से पुरुषों की संख्या मैं निकाल दूंगा तो महिलाएं की संख्या आ जाएंगी और मैं अनुपात निकाल सकता हूं। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो वृत्त है ये अपने आप में 100% है। अगर इसको जोड़ भी लोगे तो 100% हो जाता है, लेकिन ये अपने आप में 100% है वृत्त। तो 100% यानी कि वृत्त में ही कर्मचारियों की संख्या दे रखा है। पूरे वृत्त में जितने कर्मचारी हैं वो 800 हैं, यानी कि 100% बराबर 800। कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखा है तो 100% बराबर 800, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 800 बटा के 100 काट देंगे, यानी कि 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ चुकी है। 1% की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो आपको निकालना है क्या है कि HR विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो HR विभाग में कितने भाई, 5%। तो 1% की वैल्यू आ चुकी है। तो HR विभाग में कितने हैं, 5%। तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 8, यानी कि 40 कर्मचारी जो हैं HR विभाग में काम करते हैं। इन 40 में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। तो आपको महिला निकालना है। तो पुरुष की संख्या दे रखा है HR विभाग में कितने हैं, 12। पुरुष की संख्या 12 दे रखा है तो महिला की संख्या आ जाएगी भाई, महिला की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 में से 12 अगर हम निकाल देते हैं तो 28 बचेगा। 28 जो महिला की संख्या है, 28 महिला की संख्या है। आपसे रेशियो क्या पूछा है कि HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा HR विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो रेशियो हमारा हो जाएगा, महिला की संख्या हमारे पास है 28 और कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 40। तो 28 रेशियो 40 काट दोगे, 4 × 7 = 28, 4 दाएं में 40, 7 रेशियो 10, यानी कि हमारा पहला आंसर सही होगा।
क्लियर है? आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या इसमें से पूछा है। दूसरा सवाल आपके सामने ये है। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या मार्केटिंग विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मार्केटिंग विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लो, क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या तो दे रखा है। मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या तो हमारे पास पता है कि 165 है। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या अगर पता हो जाती है तो उसमें हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर दे रखा है 24%। मार्केटिंग में कितने भाई? 24%। तो मुझे पता है कि 100% बराबर 800, तो 1% बराबर 800 बटा के 100 यानी कि 8। 1% की वैल्यू 8 है, तो मार्केटिंग विभाग में कितने हैं? 24%। तो 24% बराबर निकल जाएगा 8 गुणे 24 बराबर 192, यानी कि 192 कुल संख्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या है मार्केटिंग विभाग में। कुल कर्मचारियों की संख्या 192 और पुरुषों की संख्या कितने हैं हमारे पास? पुरुषों की संख्या दे रखा है जो 165 है। तो बोला है कि मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या मार्केटिंग विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है भाई? तो परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास पुरुषों की संख्या 165 और कुल कर्मचारियों की संख्या 192 गुणे 100, यानी कि इसको अगर काटोगे आप तो कट करके आ जाएगा 86%, 86% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है और ये देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोल रहा है कि आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर बोला है कि कुल कर्मचारियों की संख्या का, यानी कि कुल आईटी विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कुल कर्मचारियों की। तो यहाँ पर कुल कर्मचारी कितने हैं? 800। यदि आपसे ये पूछता कि आईटी विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो वो संख्या अलग आती है। यहाँ से मैं आईटी विभाग में कितना है? 20% की जो वैल्यू आती है वो कुल आईटी विभाग में काम करने वालों की संख्या होती है। लेकिन सवाल में बोला है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत है, तो 800 में हम परसेंटेज निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले क्या निकालना है कि कार्यरत महिलाओं की संख्या निकालना है आईटी विभाग में। तो सबसे पहले आईटी विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं एक बार। तो मुझे पता है कि 100% बराबर 800, तो 1% बराबर 8। तो आईटी विभाग में कितने काम कर रहे हैं भाई? आईटी विभाग में 20% लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 20 गुणे 8, यानी कि 160 लोग आईटी विभाग में काम कर रहे हैं। 160 लोग में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। तो आपको महिला निकालना है। तो पुरुष दे रखा है, पुरुष कितने हैं भाई? 74 हैं। तो पुरुष की संख्या दे रखा है, कितना दे रखा है? 74। तो महिला की संख्या निकालना है, तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? महिला की संख्या हो जाएगा 160 में से 74 निकाल दो, तो 10 में से 4 गया 6 और बचा 5, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 86 महिला हैं, 86 महिला हैं जो आईटी विभाग में काम करती हैं। तो आपसे पूछा है कि महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल कर्मचारी कितने भाई? 800। यदि यही सवाल में हो जाता है कि आईटी विभाग में कुल कर्मचारियों की, तो आईटी विभाग में कुल कर्मचारी 160 हैं, लेकिन केवल कुल कर्मचारी की बात करेगा तो हम 800 लेंगे। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? 86 है टोटल 800 में से, तो परसेंटेज हो जाएगा, इसको काटिए, हो जाएगा 8 कम 8 0, 8 से 56, यानी कि 10.75%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग तीसरा सवाल, कौन सा सवाल? चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल क्या होने वाला है। चौथा सवाल आपके सामने है कि मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों तथा औरतों की संख्या में अनुपात बताओ। तो अनुपात बताना है किसमें? मार्केटिंग विभाग में पुरुषों तथा औरतों। तो पुरुषों की संख्या दे रखा है 165, तो मार्केटिंग विभाग में पहले हम संख्या निकाल लेते हैं।
तो 24% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू हमारे पास पता है कि 1% बराबर 8, तो 24% बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8 × 24 यानी कि 192। 192 कुल संख्या आ गई। इसमें से पुरुषों की संख्या दे रखा है। पुरुषों की संख्या कितनी है भाई? 165। 165। तो महिला की संख्या निकल जाएगी। महिला की संख्या निकल जाएगी क्या? 192 में से 165 निकाल दोगे तो कितना बचेगा भाई? 27। तो आपसे रेशियो क्या पूछा है कि मार्केटिंग विभाग में पुरुषों तथा औरतों, तो पुरुष कितने भाई? 165, रेशियो 27। इसको काट दीजिए, 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 27, 55/9। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी। यानी कि एक DI से 4 सवाल आया था, चारों सवाल का आपके सामने आंसर था। ऐसे सवाल लगाने का अप्रोच होना चाहिए जो सवाल लग जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल आपके सामने है कि दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप A, B, O तथा AB के आंकड़ों को दर्शाया गया है। SSC CGL 2016 में सवाल आ चुका है। आपके पास एक पाई चार्ट दे रखा है जो डिग्री के फॉर्म में दे रखा है। यानी कि ब्लड ग्रुप B की बात करेंगे तो 129.6 डिग्री, ब्लड ग्रुप A की बात करेंगे तो 72 डिग्री, ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे तो 57.6 डिग्री और O की बात करेंगे तो 100.8 डिग्री A मान दे रखा है। तो आपको सवाल निकालना है। पहला सवाल क्या है कि ऐसे दाताओं की संख्या बताओ जिनका ब्लड ग्रुप O है। तो जब पाई चार्ट में परसेंटेज दिया रहता है तो पिछला सवाल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। यदि इसमें डिग्री की बात किया है तो एक बात बताइए, एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल जो है कितने डिग्री का होता है? टोटल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि टोटल वृत्त की वैल्यू 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री यानी कि टोटल वृत्त की वैल्यू है। तो टोटल दाताओं की संख्या कितने हमारे पास? 150। यानी कि 360 डिग्री का मान 150 है। बात आई समझ में कि नहीं आई? देखिए 360 यानी कि वृत्त अपने आप में 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई? 150 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 बटा के 360। 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता चल गया, 1 डिग्री बराबर 150 बटा के 360। इसमें से अब किसी का भी अगर मान पूछ रहा है, A का पूछ रहा है, B का मान पूछ रहा है, O का पूछ रहा है, AB का पूछ रहा है, आप निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 डिग्री का मान आ चुका है तो आपसे पूछा क्या है? जिनका ब्लड ग्रुप O है। तो ब्लड ग्रुप O कितने डिग्री है भाई? 100.8 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू निकल चुकी है तो 100.8 डिग्री का मान निकाल देंगे तो ब्लड ग्रुप O की संख्या आ जाएगी। तो ब्लड ग्रुप O की संख्या बराबर हो जाएगा, O की 100.8 डिग्री है तो 1 डिग्री का मान इतना है तो 100.8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भाई? 150 बटा के 360 गुणे 100.8। क्लियर है? ये डिग्री कट जाएगा। तो काटिए इसको जल्दी से। काटेंगे तो एक 0 से 0 कट जाएगा और 15 का गुणा करोगे इसमें और तो हो जाएगा, ये 36 से भी कट जाएगा। ये 15 गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आई थिंक काट कूट करके 42। यानी कि ब्लड ग्रुप O, जो ब्लड ग्रुप O है, दाताओं की संख्या कितनी भाई? 42। इसको काट लीजिएगा, 42 ही आएगा। ब्लड ग्रुप O की संख्या कितने आ चुकी है? 42। दूसरा सवाल क्या है आइए देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जिनका ब्लड ग्रुप A और B हो। तो आपसे निकालना है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका ब्लड ग्रुप A और B है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। A कितना भाई? 72 डिग्री और B कितना है? A शो कर रहा है 72 डिग्री और B कितना है भाई? 129.6 डिग्री। यानी कि मुझे पता है कि 360 डिग्री बराबर 150। तो अलग अलग मान निकाल करके 72 डिग्री का मान निकाल कर इसका मान कर जोड़ दोगे तो बात एक ही है।
यहीं पर इसका डिग्री ही जोड़ दो। तो a प्लस बी अगर आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 72 प्लस 129.6 यानी कि 6 9 2 11 और 7 9 1 10 201.6 डिग्री, यानी कि टोटल 201.6 डिग्री का मान निकालना है। तो आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर 150, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 150 बटा के 360। तो आपको निकालना कितना है 201.6 डिग्री का मान निकालना है। तो 150 बटा के 360 गुणे 201.6 डिग्री, 1 0 0 कट जाएगा, 1 डिग्री भी कट जाएगा 360 से, 6 से काटिए, 6 6 के 36, 36 18 और 6 6 के 36, 6 बार में कट जाएगा, एक बार फिर कट जाएगा 6 से, 6 5 30 56 और 15 गुणा करोगे 15 6 90 और 84, यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप दाताओं की संख्या कितनी भाई 84, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पहला ऑप्शन सही है 84। आइए तीसरा सवाल देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तीसरा सवाल क्या है, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनके औसत का अनुपात बताओ। यानी कि ब्लड ग्रुप ए रेशियो ओ बी और ए बी इनके औसत का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो ए का तो मुझे पता है कि ए का जो ए ब्लड ग्रुप का कितना है 72 डिग्री, लेकिन मुझे ओ और बी और ए बी का औसत निकालना होगा, फिर जाकर रेशियो निकालना होगा। तो ओ और बी और ए बी कितना है, ओ प्लस बी प्लस ए बी बटा के कितने 3, यानी कि एवरेज कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, टोटल सम बटा के टोटल संख्या यानी कि 3। यानी कि बात करें तो ओ हमारे पास कितना है 100.8 डिग्री प्लस बी कितना है हमारे पास 129.6 डिग्री प्लस ए बी कितना है हमारे पास 57.6 डिग्री बटा के 3, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 8 20 और 9 5 यानी कि 9 7 16 इतना 288 बटा कर 3, काटो इसको, 3 9 27 बचा 1 3 6 18, यानी कि 96 डिग्री इसका औसत आ चुका है। इसी में रेशियो पूछा है, यानी कि ए का जो डिग्री है और जो औसत का डिग्री है, ये तीनों का औसत जो डिग्री है इसी का रेशियो पूछा था। रेशियो कितना आ जाएगा अभी 72 डिग्री रेशियो 96 डिग्री, इसको काटिए 12 छंग 72 12 8 96 2 3 6 और 2 4 8 3 रेशियो 4, कौन सा ऑप्शन है डी, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए इसका लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन पीडीएफ में कर दूं, तो इसको करने के लिए हमको बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है, मैं उसको एडिट करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बरतिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, बाकी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग झेल लीजिए, ठीक है। पढ़ना है भाई तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्लियर है, कैसे भी पढ़ाया जाएगा पढ़ सकते हो। मोटिवेट होने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, जुनून होना चाहिए सीखने की कि हाँ मैं किसी भी टाइप का डीआई आएगा मैं कर लूँगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है कि ऐसे दाताओं का प्रतिशतता बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्लियर है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो कैसे परसेंटेज निकलेगा, एक बात बताओ मुझे कि टोटल कितना डिग्री है भाई 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 57.6 डिग्री है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज निकलने का देखिए डी आई का मतलब ही है कि डी आई इज ऑल अबाउट परसेंटेज एंड रेशियो। जिसको परसेंटेज और रेशियो बेहतरीन तरीके से आता है उसको डी आई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम आराम से इजी वे में सवालों को हल कर देगा, ठीक है। तो क्या है कि टोटल मुझे पता है कि 360 डिग्री है, इसमें से ए बी 57.6 डिग्री है, तो कितना परसेंट है। यदि आपसे पूछा जाए, देखिए इधर कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है,
मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है, तो आपसे कुछ कोई पूछ दे कि बताइए 100 रुपये में ये 20 रुपया जो है आपका कितना परसेंट है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जितना आपके पास है और जितना मेरे पास है, तो 20/100 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि हमारे पास 20, जो आपके पास 20 रुपया है वो कितना परसेंट है, 20% है। यानी कि 100 रुपये में से 20 रुपये को अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 20/100 गुणे 100 परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह आपको 360 डिग्री में से 57.6 डिग्री कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज निकालना है तो 57.6 डिग्री कितने में से भाई, 360 डिग्री में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा। इसको काटिए जल्दी से, हो जाएगा आपके पास 57,600, एक जीरो होगा, एक पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 360, यानी कि एक कट जाएगा और कट करके 6 से कट जाएगा, आई थिंक 36 के 6, 36 एक बार जाएगा, कितना कट जाएगा, 36 हो जाएगा, घटा दीजिए, साथ में 6 गया 1 2, यानी कि हो जाएगा 6, 16% इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, 16% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 16% इसका आंसर ऑप्शन में दिया भी है, 16% इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो DI में पाई चार्ट का 2 सवाल हम लोगों ने किए, पहला परसेंटेज दिया था और दूसरे में डिग्री दिया था। 1-2 सवाल और करके पाई चार्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पाई चार्ट में ऐसे ही सवाल आते हैं, कितना भी टफ सवाल आएगा, सिर्फ आपको या तो डिग्री में आएगा या तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, पहला सवाल जो किए थे वो अच्छा था, इसमें एक चार्ट और अलग से दिया था, लेकिन इसमें बहुत ही इजी सवाल था। ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग सारे DI, जितने भी DI हैं, जितने भी टाइप के DI हैं, सारे DI को हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन तरीके से। तो आइए एक और सवाल करते हैं DI का। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको मैं क्लास में भी करा चुका हूँ। तो सवाल क्या है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषयों के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। यानी कि एक दिन में इतने सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, और कैसे पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट का परसेंटेज डिसाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। यानी कि इतिहास को 15%, भूगोल को 10%, गणित को 30%, रसायन में 15% और भौतिकी में 20% और अन्य पुस्तक को पढ़ रहा है 10%। ये सवाल CGL 2016 में आ चुका है। सवाल आपके पास पाई चार्ट दे रखा है, इसमें से पहला सवाल क्या पूछा है कि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो छात्र ने भौतिकी की पढ़ाई कितने घंटे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। बोला है कि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में उसको कितना लगा है, 4.5 घंटा। तो भौतिकी को पढ़ने में कितने घंटे लगे, ये आपसे सवाल पूछा है। ऑप्शन दे रखा है 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, नन ऑफ दीज। तो आइए सॉल्व कैसे करते हैं, एक बात बताइए मुझे कि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में कितना लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। और इतिहास यहाँ पर कितना है, 15%, रसायन कितना है, 15%। यानी कि इतिहास और रसायन दोनों को अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो 30% पढ़ेंगे। तो 30% को पढ़ने में, इतिहास को इंग्लिश में लिखता हूँ हिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री, यानी कि 15% प्लस 15%, यानी कि टोटल 30% है। 30% पढ़ा है कितने घंटे में भाई, 4 घंटे 30 मिनट में। यानी कि 30% की वैल्यू हमको पता हो गई, 4 घंटे 30 मिनट, 30/60, 4 से 1/2, 4.5 घंटा। इसको करेंगे तो 9/2 घंटा। यानी कि 30% की वैल्यू आ चुकी है, कितना, 4.5 घंटा, यानी कि 9/2 घंटा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। तो 1% बराबर हो जाएगा 9/2, 30 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। ठीक है, 9/2 गुणे 30, 1% की वैल्यू आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, भौतिकी को पढ़ने में कितना समय लगा है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो भौतिकी कितना है, 20%। तो 20% भौतिकी कितना है भाई, कितना है, 20%। इसी 20% की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हमको समय पता चल जाएगा। 1% का वैल्यू आ चुका है 9/2 गुणे 30, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 20% क्या हो जाएगा, 9/2 गुणे 30,
9/2 गुणे 30 और क्या हो जाएगा गुणे 20। यहाँ पे गलत हो गया क्या, 30 हमारा नीचे हो जाएगा, 9/2 गुणे यहाँ पे 30 हो जाएगा नीचे, 1/30 हो जाएगा। ठीक है, जब वहाँ से हो जाएगा तो यहाँ पे 20 करेंगे हम, तो 9/2 गुणे 1/30 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20, 10 तिहाई 30, 3 से काटेंगे यानी कि 3 घंटा, यानी कि भौतिकी को पढ़ने में कितना समय लगेगा भाई, 3 घंटे भौतिकी को पढ़ने में समय लगेगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आएगी। 30% बराबर 4.5 घंटा, इसको 9/2 घंटा लिख सकता हूँ। तो 1% बराबर 9/2/30, तो 30 ऊपर जाएगा तो 1/30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भौतिकी 20% पड़ रहा है तो 20% की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा 3 घंटे। क्लियर है, ऐसे सवाल को करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए, यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की तो उसने भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे की है। छात्र ने रसायन की पढ़ाई कितने घंटे किया है, 3 घंटे किया है, तो भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे किया है पूछा है। तो एक बात बताइए, रसायन इसमें कितना परसेंट है भाई, 15%। 15% की वैल्यू कितना है, 3 घंटे। 15% की वैल्यू 3 घंटे, यानी रसायन की बात कर रहा है, रसायन यहाँ पर 15% है, 15% की वैल्यू 3 घंटा है, यानी कि 15% बराबर 3 घंटा, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 3/15। आपसे क्या पूछा है, भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे की है, तो भूगोल कितना है यहाँ पे 10%, 1% की वैल्यू निकल चुका है इस 3 घंटे के अनुसार, तो 1% की वैल्यू 3/15, तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, भूगोल कितना पड़ा है भाई 10%, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा 3/15 गुणे 10, 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 घंटे भूगोल की पढ़ाई किया है। भूगोल की पढ़ाई कितना घंटे किया भाई, 2 घंटे। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी भूगोल की पढ़ाई 2 घंटे किया है। आइए तीसरे सवाल पे देखते हैं। आइए तीसरा सवाल क्या है कि यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई की तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय की। तो यहाँ पर सवाल में लिखा है कि एक छात्र जो एक दिन में पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छात्र एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है और एक दिन का ये प्रोसेस दिया है। तो एक बात बताओ, एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहा है, यानी कि टोटल जो पढ़ रहा है अपने आप में 100% है, क्योंकि एक दिन का ही प्रोसेस है, यानी कि 100% जो पढ़ रहा है वो 10 घंटे में पढ़ रहा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 10 घंटा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा भाई 10/100, यानी कि 1/10। 1% की वैल्यू 1/10 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है कि गणित की पढ़ाई कितने समय की, तो 1% की वैल्यू 1/10, तो गणित कितना है यहाँ पर 30%। तो गणित कैसे निकलेगा भाई, गणित कितना है 30%, 1% की वैल्यू 1/10, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1/10 गुणे 30, यानी कि 3 घंटा। गणित की पढ़ाई कितना किया भाई 3 घंटा किया है, यानी कि यहाँ पर दिया है एक दिन का प्रोसेस दे रखा था, एक दिन में इतना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इतने परसेंटेज दिया है पढ़ने का, तो यहाँ पर एक दिन का टोटल घंटा दे दिया है, एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहा है, यानी कि 100% बराबर 10 घंटा। तो 1% की वैल्यू निकाल करके इसमें से किसी का पूछेगा आप निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारा तीसरा सवाल था। DI के ऐसे सवाल आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा